हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम रेडी हो गए होंगे हमारे आज के लेक्चर को करने के लिए। आज का लेक्चर रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक रहेगा सेम, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोग मैटर के बारे में बात कर रहे हैं और मैटर का भी हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में स्टॉप किया था। हम लोग वहीं से इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोग एकदम रेडी हो गए होंगे और एकदम तैयार हो गए होंगे। प्रॉपर एनवायरनमेंट आपने बिल्डअप कर लिया होगा, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो और प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में आप कॉपी और पेन का इस्तेमाल करते हुए लेक्चर को ज़रूर करिए। और जो भी हमने आपको ऑनलाइन लेक्चर के लिए रूल्स बताया था, सारे के सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं: अक्षय सिंह, संदीप यादव, श्रेया मिश्रा, दक्ष सिंह, सुधीर यादव, ममता यादव, सुधीर, ममता, दिव्यांशु और अक्षय सिंह। A very very good evening to all of you. Sahil Yadav also. Good evening to all of you. तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लिंक के थ्रू आप लोग को लिंक मिल जाता है टाइम से, और उस लिंक के थ्रू हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। L1 एस्पायर ऐप को हम लोग स्किप करेंगे आज, इस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पिछले 4 लेक्चर से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर ही रहे हैं। तो आप लोग को तो एकदम रट्टा हो गया होगा, कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आप लोग को एकदम पता ही है। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा L1 एस्पायर ऐप को। बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जब L1 एस्पायर ऐप एक्टिव हो जाएगा फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में बताया था, उनके बारे में डिफरेंसेस बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन इफ्यूजन दो एकदम मिलते जुलते वर्ड हैं, पर दोनों में फ़र्क होता है, दोनों में कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन का फ़र्क होता है और इफ्यूजन में प्रेशर का फ़र्क होता है। डिफ्यूजन में पार्टिकल जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है अपने आप। इफ्यूजन में पार्टिकल जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करता है अपने आप। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। दोनों के बीच में फ़र्क आप लोग को समझ में आना चाहिए। और इफ्यूजन में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि इफ्यूजन अकर्स थ्रू अ पिन होल अपर्चर। एक छोटे से छेद के थ्रू ही होता है क्योंकि वहीं पर हमें प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। अब देखिए, जैसे कि हमने पिन होल अपर्चर बना दिया, हमने 2 कंपार्टमेंट रख दिया, एक कंपार्टमेंट इधर है, एक कंपार्टमेंट इधर है, दोनों को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है। और जो डिवीजन है, जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया उसमें हमने पिन होल अपर्चर बना दिया है। अब पिन होल अपर्चर बनाने के बाद भी हमें देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ प्रेशर क्या है। अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, दोनों तरफ प्रेशर अगर बराबर है, मतलब कि इधर जो गैस है का प्रेशर जो है वही उतना प्रेशर इधर भी गैस का है, तो दोनों तरफ अगर प्रेशर बराबर है तो क्या यहाँ पे इफ्यूजन होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वेरी गुड साहिल। कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल। हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल की संख्या ज़्यादा, लो कंसंट्रेशन पार्टिकल की संख्या कम। तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि हमने 2 कंपार्टमेंट बनाया है और दोनों कंपार्टमेंट को हमने डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद उसमें हमने पिन होल अपर्चर बना दिया है, एक छोटा सा हमने वहाँ पे छेद क्रिएट कर दिया है जिससे कि पार्टिकल का मूवमेंट हो सके, और दोनों तरफ जो कंपार्टमेंट है उसमें प्रेशर हमने बराबर कर दिया है। तो बताइए क्या यहाँ पर इफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तो प्लीज सेंड द नोट्स ऑफ द चैप्टर बिकॉज ऑफ दिस। पर तो हमें चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, इस पर हम चर्चा करके आपको बताएंगे। तो बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि साहिल, अक्षय, ममता, नो सर, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर का कोई डिफरेंस है ही नहीं तो डिफ्यूजन होगा ही नहीं। वहाँ पर क्या होगा? केवल डिफ्यूजन होगा। ओनली देयर विल बी अ डिफ्यूजन। क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन होगा। तो इसी तरीके से हमने डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को समझ लिया था विथ प्रॉपर डायग्राम। और ऑस्मोसिस भी मैंने आपको बताया था। ऑस्मोसिस का सबसे सिंपल डिफ्यूजन डेफिनेशन होता है
इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन अकरिंग थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो वो ऑस्मोसिस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको मिक्सिंग ऑफ गैस बता दिया, क्योंकि हमें एविडेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस होते हैं जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं, आधार कार्ड वाला आधार नहीं, हम बेसिस बोल रहे हैं, जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि मैटर में पार्टिकल मौजूद होते हैं, मैटर आर पार्टिकल इन नेचर है। तो हमने एक तो आपको बता दिया था मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, और इन दोनों एविडेंसेस के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स आर मैटर इन, सॉरी मैटर आर पार्टिकल इन नेचर। पिन होल इन बैलून, सो इट इज इफ्यूजन। बिल्कुल सही दक्ष, बैलून में अगर आप छोटा सा भी छेद करेंगे तो वहाँ पे इफ्यूजन पहले होगा, डिफ्यूजन बाद में होगा, क्योंकि बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तभी तो फूला हुआ है। ठीक है, प्लीज सर टेल व्हेन यू टेल द नोट्स ऑफ द चैप्टर 1। सुधीर यादव, मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है, आपको बता दिया जाएगा, हम निराला सर से बात कर लेंगे, देखेंगे कि वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा ही होगा सुधीर यादव। ठीक है, या फिर आप निराला सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे, क्योंकि सारा का सारा जो मटेरियल है सब कुछ अल्टीमेटली निराला सर के पास जाता है, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल कब कैसे इस्तेमाल किया जाना है। डिफ्यूजन शोज द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल अक्षय, बिल्कुल सही, ठीक है एकदम। तो ये था हमारा पिछले लेक्चर की कहानी, और हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर की कहानी, और कहानी हमारी शुरू होगी लेट्स वार्म अप योर ब्रेन वाले सवाल से। एक ऐसा सवाल मैं आपको प्रेजेंट करूंगा जिसको देख के आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, एक भी सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, वो आपको बताना है, और इससे हम लोग कुछ ना कुछ नई नई बातें हम लोग सीखेंगे। सवाल क्या है? सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन भी सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी सही हो, इज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, हमने पिछले क्लास में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था, अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन है एग मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और डी ऑप्शन है सेल वॉल। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा? अच्छा, दक्ष पूछ रहे हैं कि सर वाई पिन होल इज इंपॉर्टेंट इन इफ्यूजन। अब देखिए पिन होल का होना बड़ा जरूरी होता है, थोड़ा सा जो वहां पे अपर्चर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब छोटा होता है अपर्चर तब जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो काफी देर तक रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग किसी चीज में हमने क्या कर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सिलेंडर को लेके चलते हैं, गैस सिलेंडर को लेके चलते हैं, गैस सिलेंडर में ऊपर छोटा सा नोजल होता है, और उस नोजल में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है। जब उसको हम लोग प्रेस करते हैं, अंदर प्रेस करते हैं, तो उस छोटे से छेद से क्या होता है, गैस बाहर निकलती है, और हम लोग उससे कुकिंग, गैस सिलेंडर की बात करें, पाइप को हटा दीजिए उधर, तो गैस सिलेंडर में ऊपर जो नोजल होता है उस नोजल में एक छोटा सा छेद होता है जो कि क्लोज्ड वे में रहता है। जब उस नोजल के अंदर एक छोटा सा वो पिन होता है, वो जब दबता है तो छेद जो होता है वो ओपन हो जाता है, और छेद काफी छोटा होता है। इसकी वजह से इसकी वजह से अंदर जो गैस भरी हुई है, अंदर जो गैस भरी रहती है काफी हाई प्रेशर पे भरी रहती है, तो अंदर जो गैस भरी हुई है वो धीरे धीरे बाहर निकलती है, क्योंकि छोटा सा छेद है, तो उस छोटे से छेद से धीरे धीरे गैस बाहर निकलेगी, और जब धीरे धीरे गैस बाहर निकलेगी तो वहां पे इफ्यूजन प्रोसेस काफी देर तक होता है। फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, काफी देर तक होता है, हमें पूरा एकदम महसूस होता है कि फ्यूजन हो रहा है, गैस निकल रही है करता है, तो क्या हो रहा है, इफ्यूजन हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर गैस जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो नोजल है
थोड़ा सा है, उस पूरे के पूरे नोजल को बाहर निकाल दें। मतलब कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करें कि इकट्ठा क्या करें, नोजल को पूरा का पूरा नोजल ही बाहर निकाल दें, खींच कर, किसी भी तरीके से तोड़ कर, जो भी करना है कर दीजिए। तोड़ना है तोड़ दीजिए, खींचना है खींच दीजिए, जैसे भी करना है कर दीजिए। अल्टीमेटली हमारा काम क्या होगा कि वहां पर जो छेद है उसको हमें बड़ा करना है, या फिर ऊपर वाले पार्ट को पूरा काट देते हैं। गैस का ऊपर वाले पार्ट को हम पूरा काट देते हैं, मतलब कि बड़ा सा छेद बन गया, पूरा ऊपर वाला सेक्शन ही गायब कर लेते हैं। तो क्या वहां पर इफ्यूजन होगा? नहीं, क्योंकि वहां पे प्रेशर डिफरेंस जो है वो तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा खत्म। अंदर जो प्रेशर है तुरंत पूरा का पूरा गैस बाहर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब पूरा का पूरा गैस बाहर निकलेगा, पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने अपर्चर को काफी बड़ा कर दिया। तो इफ्यूजन वहां पे होने का टाइम ही नहीं मिला, और जब इफ्यूजन होने का टाइम नहीं मिला तो वहां पर केवल क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। गैस पूरी की जगह क्या होता है, फैल गई। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, फ्यूजन को अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए हमें अपर्चर को छोटा बनाना पड़ेगा, तभी जाके फ्यूजन सही होगा। ओके, यहाँ पे काफी आंसर आ रहा है। अम्बरीश द्विवेदी को लगता है कि ए सही है, ममता यादव को ए, दक्ष को ए, सुधीर यादव को ए, वंदना को सेल वॉल लगता है, अक्षय को ए, दिव्यांशु को सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ओके, श्रेया मिश्रा को सेल मेम्ब्रेन, और बाकी वंदना को गुड इवनिंग लगता है, और वंदना को सेल मेम्ब्रेन भी लगता है। वेरी गुड इवनिंग वंदना, काफ़ी लेट हो गई आप, पर चलिए आपने रिप्लाई किया। सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा या कौन से सब्सटेंस है या कौन से मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, मैंने आपको पिछले ही क्लास में बता दिया था, बताया था कि नहीं बताया था बच्चों, याद है कि नहीं याद है? 4 नंबर पे ले आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल के अराउंड जो कवरिंग होती है ठीक हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। सबको याद है, साहिल को एकदम याद है, ठीक है, ओके। एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो एग का जो छिलका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है छिलका, कैल्शियम उसमें खूब रहता है। तो एग मेम्ब्रेन जो है, सेल का जो छिलका, एग का जो छिलका है उसके अंदर एक पतला सा वाइट कलर की एक झिल्ली टाइप का रहता है, एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ऑल्सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो मैंने आपको बता दिया एग मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, ये कैसा मेम्ब्रेन है, एक नया नाम आ गया, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है। पर अगर देखा जाए तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये कि ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है क्या, व्हाट इज अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन? पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो एक एनिमल प्रोडक्ट होता है। स्किन के जस्ट नीचे एक पतला सा लेयर होता है, जैसे कि हमारी भी स्किन के जस्ट नीचे एक बहुत ही पतला सा लेयर होता है, और वो जो पतला सा लेयर जो होता है एकदम एक मेम्ब्रेन की तरह दिखता है, पर उससे भी पतला होता है। वो क्या होता है, आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो अ वेरी थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन या अराउंड द ऑर्गेन्स, हमारे अंदर जो ऑर्गेन्स है, जितने भी ऑर्गेन्स हैं उनके अराउंड भी एक पतला पतला लेयर होता है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज पार्चमेंट मेम्ब्रेन। तो ये भी क्या है, आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। सेल वॉल इज नॉट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं, ये कंप्लीट परमिएबल है। सेल वॉल कैसा है बेटा, कंप्लीट परमिएबल है, मतलब कि इसे सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, सोल्यूट भी जाएगा सॉल्वेंट भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो सेल वॉल इज नेवर एवर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल जो होता है ना, देखिए अब जो सेल होता है, सेल, हम अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल के अराउंड 2 लेयर होता है, एक आउटर जो होता है वो सेल वॉल होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल वॉल कंप्लीट परमिएबल होता है, और उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है। और एनिमल सेल के अराउंड केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट, ठीक है।
सेल वॉल इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही साहिल यादव, सेल वॉल क्या है? परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये सेमी परमिएबल नहीं होता है। बिल्कुल सही। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी, 3 आर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि सेल वॉल सेमी परमिएबल नहीं है, पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों? सेल वॉल सेमी परमिएबल नहीं है और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैटर करता है पोर साइज। किसी को अंदर से बाहर आना है या किसी को बाहर से अंदर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि उसको एक पोर चाहिए, एक ओपनिंग चाहिए। उसी से क्या करेगा? मूवमेंट होगा। हमें कमरे से बाहर जाना है, तो हम कमरे से बाहर कैसे जाएंगे? हम जाएंगे या तो हम दरवाजे से जाएंगे या तो हम खिड़की से जाएंगे। यही हो सकता है, खिड़की से जाए या फिर दरवाजे से जाए। दीवार से जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो वहां पे हमें पोर चाहिए। अब पोर कितना बड़ा है वही डिसाइड करेगा कि कौन चीज मूव करेगा। अगर पोर छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा पार्टिकल मूव कर ही नहीं पाएगा। अगर खिड़की छोटी है, अगर दरवाजा छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मोटा सा आदमी जो है या एक मोटा सा जानवर जो है वो मूव कर ही नहीं पाएगा, वो अंदर ही अटका रहेगा। बोला कि कैसे जाएं, दरवाजा ही छोटा है, खिड़की ही छोटा है, तो हम कैसे मूव करें? तो ये पोर साइज होता है, यही मैटर करता है कि कौन सा चीज मूव करेगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में पोर साइज छोटा होता है, तो उसमें से छोटे पार्टिकल ही मूव करेंगे। पर सेल वॉल में पोर साइज बड़ा होता है, तो उसमें सब कुछ मूव कर जाता है। दैट्स वाई सेल वॉल इज अ परमिएबल एंड सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल। समझ में आ गई बात है? कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों एक सेमी परमिएबल है और एक दूसरा जो है वो परमिएबल है। आई होप समझ में आ गया होगा। सही बच्चा बताइए हाँ या ना, रिप्लाई करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए। सबको बात क्लियर है? शैल वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड? ओके, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे किससे? फ्लावर से, फूल से। आप फूल के लिए एक फूल, फूल हो कि नहीं हो? अब बच्चे सोच रहे हैं कौन सा फूल, अंग्रेजी वाला फूल कि हिंदी वाला फूल? हाँ, ओके। पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सुधीर यादव। अच्छा, नेटवर्क वाज स्लो। पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सुधीर यादव, मैंने आपको बस ये बताया था कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो होता है बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है, दैट आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन और अराउंड दी ऑर्गेन्स इनसाइड दी एनिमल। एनिमल के अंदर, स्किन के जस्ट अंदर या ऑर्गेन्स के बाहर एक बहुत ही पतला लेयर होता है विच इज अ सेमी परमिएबल, एंड दैट पतला टाइप ऑफ लेयर इज कॉल्ड एज पार्चमेंट मेम्ब्रेन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चमेंट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग फ्लावर के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट ये हमारा पार्ट नहीं है पर मैं पढ़ाता हूँ, ये फ्लावर बड़ा पसंद है। तो फ्लावर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों फ्लावर के बारे में जानेंगे? क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में। और ब्राउनियन मोशन जो देखा गया है उसमें फूल का एक बहुत ही बड़ा महत्व था। अगर फूल को नहीं लिया जाता तो ब्राउनियन मोशन हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो फूल की वजह से ही, फ्लावर की वजह से ही हमें क्या मिलता है? तो ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है। तो ब्राउनियन मोशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग फूल के बारे में भी पढ़ेंगे, फूल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब जो फ्लावर होता है, बहुत ही कॉमन सा जो फ्लावर होता है, बहुत ही कॉमन सा फ्लावर, गुड़हल का फ्लावर ले लीजिए या फिर अलग अलग तरह का फ्लावर होता है। फ्लावर में बेसिकली 4 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होता है। अगर हम बात करें, 4 पार्ट होता है। एक होता है कोरोला, दूसरा होता है कैलिक्स, तीसरा होता है एंड्रोशियम, और चौथा होता है
गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फूल में 4 पार्ट होता है, बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिएगा और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखिएगा। तो एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें, एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें 4 पार्ट होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जैसे कि देखिए यहाँ पे हो गया कैलिक्स, यहाँ पे हो गया कोरोला, एंड्रोशियम जो है इसमें आता है, बताएंगे एंड्रोशियम आपका यहाँ पर आता है, एंड्रो लिख देते हैं, और गाइनोशियम आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे गाइनो लिख, एंड्रोशियम गाइनोशियम। अक्षय यादव डिफाइन कर दिए ब्राउनियन मोशन पर, वो हम लोग देखेंगे, पर अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम, कोरोला जो होता है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो इंडिविजुअल मेंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज पेटल। तो कोरोला में मौजूद होता है पेटल, कोरोला में क्या मौजूद होता है, पेटल। मतलब कि जो रंग बिरंगा जो पोर्शन होता है, वो रंग बिरंगा पोर्शन जो है वो पेटल को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि किसी भी फूल में ढेर सारे उसमें रंग बिरंगी पत्तियां रहती हैं, वो रंग बिरंगी पत्तियां जो होता है वो पेटल बोलते हैं, और वो ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरोला देते हैं। फूल की जस्ट नीचे ग्रीन कलर का एक ये पत्ती टाइप का होता है, ग्रीन कलर की पत्ती होती है, इसका एक एक इंडिविजुअल को हम लोग नाम देते हैं सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। तो कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर होता है सेपल, कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर होता है सेपल। यहां पे देखिए एक मैंने यहां पर स्टेमेन की बात किया है, स्टेमेन जो है वो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 है, चारों की चारों जो होता है वो स्टेमेन को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का मेंबर हो गया स्टेमेन, और गाइनोशियम का मेंबर जो होता है वो कार्पल होता है, वो एक ही होता है, किसी फ्लावर में एक होता है, किसी में एक से ज्यादा भी होता है। तो गाइनोशियम का इंडिविजुअल मेंबर हो गया कार्पल। 4 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से। एक बार समझ में आ गया ना, तो बायो में भी आपको दिक्कत नहीं होगी फ्लावर के पार्ट को पहचानने में। तो जो हमारा फ्लावर होता है, एक टिपिकल फ्लावर, आप किसी भी टिपिकल फ्लावर को आप सोच सकते हैं, पर सोचिए कि एक सिंपल टाइप का फ्लावर हो। जैसे कि हम लोग के एरिया में एक आता है, गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छा सा फ्लावर आता है, बड़ा बड़ा पेड़ होता है और उसमें फ्लावर होता है। या फिर आप उसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक होता है, सपोज कर लीजिए कोई भी फ्लावर आपके मन में जो भी चल रहा है, गुड़हल का भी फ्लावर होता है या फिर उसी जैसा कुछ और फ्लावर भी होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे नीचे, फ्लावर के सबसे नीचे डंठी है, सबसे नीचे जो है मुड़ा हुआ एक ग्रीन कलर का पत्ती होती है, ग्रीन कलर का वहां पर ओपनिंग रहता है। दैट ग्रीन कलर ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ पेटल, सॉरी सेपल, और इसका ग्रुप बोलते हैं कैलिक्स। तो ये जो है ये सेपल को रिप्रेजेंट करता है या फिर कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जो कलरफुल पार्ट होता है, वो कलरफुल पार्ट जो है वो कोरोला को रिप्रेजेंट करता है, और उसके एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। यहाँ पे एक पतली पतली सी डंडी होती है, ये पतली पतली सी डंडी होती है, वो एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करता है, और एक को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। और जो बीच में होता है, फ्लावर के एकदम बीच में ओवरी युक्त कोई एक होता है पार्ट, एंड दिस बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड एज कार्पल, और ग्रुप ऑफ कार्पल को हम लोग गाइनोशियम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, चमेली का नाम दे दिया ममता ने। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फ्लावर में हमारा जो काम का जो चीज है, जो काम का चीज है वो क्या है बेटा, काम का चीज जो है हमारा ये है स्टेमन। क्या है बेटा, स्टेमन। हमें स्टेमन से मतलब है कि यहीं से हमें वह चीज मिलेगा जो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, जो जिसके द्वारा हम ब्राउनियन मोशन को देख पाते हैं, स्टेमन। तो हमने फ्लावर का क्या, इसको नोट कर लीजिएगा पहले। हाँ, पॉलन ग्रेन हम उसके बारे में बात करेंगे बेटा।
पॉलन ग्रेन के बारे में भी बात करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, फ्लावर हैव 4 पार्ट, कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कोरोला का इंडिविजुअल पार्ट पेटल होता है, कैलिक्स का इंडिविजुअल पार्ट सेपल होता है, एंड्रोशियम का स्टेमन होता है, गाइनोशियम का कार्पल होता है। प्लीज नोट इट डाउन। फिर इसी में हम थोड़ी सी और चर्चा कर दें। नोट कर ला बच्चा। चलिए, नोट कर लिया होगा, हम मिटाते हैं सारी की सारी चीजों को। तो मैंने आपको बताया कि हमारे काम का जो चीज है वो क्या है, स्टेमन है। और हम केवल एक स्टेमन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो एक स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, पतला सा, यहाँ पे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम पतला सा। देखिए यहाँ पर क्या है, पतला सा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। और उस पतले से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक लोब रहता है। इनफैक्ट वो जो लोब होता है वो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक लोब होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन का नाम देते हैं। दिस इज अ स्टेमन। अब इस स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो पतला सा जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। तो ये जो पतला वाला जो है ना स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। और ऊपर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथर लोब। हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर लोब का। तो हमने एक स्टेमन लिया, उस स्टेमेंट में 2 पार्ट हैं। एक होता है फिलामेंट, और फिलामेंट के जस्ट ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज एंथर लोब। हमारे जो काम का है वो है एंथर लोब। हमारे काम का क्या है बेटा, एंथर लोब इज आवर काम का चीज। तो इस एंथर लोब को हम लोग क्या करते हैं, बीच से काटते हैं। और जब बीच से काटते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। और इस स्ट्रक्चर के बीचों बीच, इस स्ट्रक्चर के बीचों बीच यहाँ पे बहुत सा पाउडरी सब्सटेंस होता है। क्या होता है, दैट इज अ पाउडरी सब्सटेंस। एकदम पाउडर की तरह यहाँ पे सब्सटेंस होता है। दिस पाउडरी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलन ग्रेन का नाम देते हैं। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ये कट व्यू ऑफ एंथर लोब। एंथर लोब का एक कट व्यू है। तो हमने एंथर लोब दिया, स्टेमन का क्या, केवल एंथर लोब ऊपर वाले पार्ट को लिया, उसको हमने काट दिया, हॉरिजॉन्टली हमने उसको काट दिया। काटने के बाद हम लोग जब उसके अंदर देखते हैं तो हमें उसके अंदर जो है क्या दिखता है, हमें पॉलन ग्रेन दिखता है, एक पाउडरी सब्सटेंस दिखता है। और इसी पॉलन ग्रेन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्राउनियन मोशन। इनफैक्ट आप पॉलन ग्रेन को आपने देखा भी होगा, कुछ फ्लावर में पॉलन ग्रेन जो होता है वो बाहर की तरफ ही हो जाता है, अंदर नहीं रहता है, बाहर ही हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ फ्लावर को आप छुइएगा तो आपको लगता है कि आपके फिंगर पे कुछ छोटे छोटे जो पाउडर हैं वो स्टिक कर गए हैं। वो पाउडर और कुछ नहीं है, दैट पाउडर इज अ पॉलन ग्रेन। वो क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन होता है। रिसेप्टिकल, अब वो सब नहीं, वो सब की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये सब रिसेप्टिकल जो होता है ना, रिसेप्टिकल जो है जिस पर फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। आपने देखा होगा कि डंठे के जस्ट ऊपर एक मोटा सा गोल स्ट्रक्चर हो जाता है, और इस गोल स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर एकदम टिका हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल। सर नोट में कुछ सेंटेंस हिंदी में लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा आपकी मर्जी, आप जैसे लिखे हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं, आप उर्दू अरबी किसी में भी लिख सकते हैं। पर फाइनल एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिखिए, समझने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज का, पर्शियन या फिर फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। पर फाइनल एग्जामिनेशन में आपको केवल और केवल इंग्लिश का इस्तेमाल करना है, जब तक कि हिंदी का ऑप्शन ना रहे। ठीक है, तो बाकी चीजें फालतू चीजें इसलिए। तो फ्लावर के अंदर पाया जाता है स्टेमन, स्टेमन के अंदर पाया जाता है एंथर लोब, और एंथर लोब के अंदर पाया जाता है पॉलन ग्रेन।
और इसी पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल करके हम लोग पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन के बारे में। ब्राउनियन मोशन के बारे में समझ में आई बात? बोल बेटा। तो जो पॉलन ग्रेन की का जो हम लोग यूज कर रहे हैं कहाँ पे पाया जाता है, ये तो आपको पता चल गया। पॉलन ग्रेन कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है। इन फ्लावर लिखेगा, इन फ्लावर देयर इज स्टेमन, in flower there is a stamen, in flower there is a stamen, comma, in stamen in stamen there is a anther lobe at the tip, in stamen there is anther lobe at the tip, in stamen there is anther lobe at the tip, comma, inside anther lobe there is a powdery particle, inside anther lobe there is a powdery particle, inside anther lobe there is a powdery particle which is called as a pollen grain, which is called as a pollen grain, is called as a pollen grain. Is called as pollen grain, and this pollen grain and this pollen grain was used in a study of particle nature of matter, study of particle nature of matter, मैटर का पार्टिकल नेचर पढ़ने के लिए हम इसी पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लिख लिया? ओके बच्चा, सबने नोट कर लिया। लोब क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, लोब जो होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं? लोब। ठीक है, वो आप लोग पढ़ोगे। तो हमें बस आपको ये बताना था कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे पाया जाता है, बस आपको ये बताना था कि वेयर इज पॉलन ग्रेन प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर। कि अगर आपको ब्राउनियन मूवमेंट का अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्कूल में बोल दिया जाए और बोला जाए कि आप ब्राउनियन मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट करिए, जब स्कूल जाने को आपको मिलेगा, इंतजार करिए, आपको मौका ज़रूर मिलेगा जब भी आपकी गाइडलाइंस आएंगी। तो ये ना हो कि आपको पता चले कि फ्लावर में कहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है। अगर फ्लावर में यही नहीं पता है कि कहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है तो बड़ा मामला बड़ा गड़बड़ा जाएगा। बच्चे को पता ही नहीं कि पॉलन ग्रेन पाया कहाँ जाता है। तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन कहाँ पे पाया जाता है। सर एंथर में खुद से ओके, हाँ बेटा बिल्कुल ममता, आपको तो और भी अच्छा पता है। मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर, हेडिंग डालिएगा, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। और एक्सपेरिमेंट क्या था? पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर वॉज वेरी वेल डिस्क्राइब्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट का नाम था और इन्होंने सन 1827 में पॉलन ग्रेन की सहायता से, हेल्प ऑफ द पॉलन ग्रेन की सहायता से
उन्होंने बताया था कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ही वॉज द साइंटिस्ट, फर्स्ट की बात नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे कि ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने प्रूव किया था कि मैटर इज अ पार्टिकल इन नेचर बाई डूइंग अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। और उसमें उन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन लिया था और उसी पॉलन ग्रेन के मूवमेंट को देखकर उन्होंने साबित किया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर का होता ही है। एक नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन है, और रॉबर्ट ब्राउन से मिलता जुलता एक और नाम आता है, दैट इज कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक। दोनों साइंटिस्ट हैं। बता सकते हैं कि ये रॉबर्ट हुक कौन है? बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। एक नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन और एक नाम आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मूवमेंट को देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, बताएं? हु वाज रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक, डिस्कवरर ऑफ सेल। वेरी गुड। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। सबसे पहले इन्होंने सेल का खोज किया था। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। इन्होंने सेल का खोज किया था और जो सेल इन्होंने देखा था असल में वो डेड सेल था, कॉर्क का। जबकि लकड़ी का तना लिया था उसका उन्होंने सेल देखा था। दैट वाज अ डेड सेल। लिविंग सेल इन्होंने नहीं देखा था, इन्होंने डेड सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक। अब ये नहीं होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक पूछ दे तो आप ब्राउनियन मोशन लिखना स्टार्ट कर दो, वो गलत हो जाएगा। रॉबर्ट हुक एक अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट ब्राउन भी अपना एक अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड। डिस्कवर्ड सोल, वुडन कॉर्क, बढ़िया। दक्ष, डेड सेल, दैट वाज अ डेड सेल। कॉर्क जो होता है वो डेड सेल होता है। माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया था, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था और उस सिंपल से एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इन्होंने प्रूव किया था कि मैटर इज अ पार्टिकल इन नेचर। देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बीकर लिया था और इस बीकर में इन्होंने ले लिया था क्या, वाटर। बस इन्होंने वाटर ले लिया और ये क्या था बेटा, बीकर। तो एक इन्होंने एक बीकर लिया या फिर ग्लास लिया और उस बीकर के अंदर उन्होंने थोड़ा सा वाटर ले लिया, काम भर कर उन्होंने वाटर ले लिया। और वाटर लेने के बाद इन्होंने इसके सरफेस पर क्या किया, पॉलिन ग्रेन पार्टिकल को स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल्ड, बस इन्होंने स्प्रिंकल्ड कर दिया था, मतलब कि उस पर छिड़क दिया था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उन्होंने बस थोड़ा सा पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल लिया और उसको उसके ऊपर हल्का सा छिड़क दिया, क्योंकि उनको बस मतलब था केवल एक पॉलिन ग्रेन पार्टिकल। क्योंकि पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल काफी छोटा होता है तो थोड़ा ज्यादा भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने छिड़क दिया। छिड़कने के बाद इन्होंने देखा कि जो पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल है दैट वाज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर के सरफेस पर पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल फ्लोट करता है। क्यों, ऐसा क्यों, डूबा क्यों नहीं, बताएं? पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल क्यों नहीं डूबा, सरफेस पर ही क्यों फ्लोट कर रहा है? क्यों? बच्चे परेशान है कि जो पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल है वो सरफेस पर ही रह गया, वो डूबा नहीं। ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ दी, सर क्योंकि उसकी डेंसिटी काफ़ी कम है। एकदम सिंपल सी बात है कि जो पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल है उसकी डेंसिटी काफ़ी कम है और हमें पता है कि अगर इसी पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है तो वो सरफेस ऑफ वाटर पर फ्लोट करता है। तो इसी वजह से डेंसिटी कम होने की वजह से पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल जो है वो डूबता नहीं है, वो क्या करता है, सरफेस पर वो फ्लोट करने लगता है।
जब फ्लोट करने लगता है तो अब यहीं पर स्टार्ट होता है रॉबर्ट ब्राउन का काम। रॉबर्ट ब्राउन अब लग जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, और उन्होंने क्या लिया, यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ पे माइक्रोस्कोप ले लिया। दिस वॉज द माइक्रोस्कोप। अच्छा सा उन्होंने एक माइक्रोस्कोप ले लिया उनके ज़माने में जो। और माइक्रोस्कोप के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपने आँख को यहाँ पे, दैट वॉज द आई ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। आई ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन अपनी आँख से क्या कर रहे थे, उन्होंने अब माइक्रोस्कोप में देखना चालू किया। मतलब कि सरफेस पे पॉलन ग्रेन फ्लोट कर रहा था, उन्होंने उसके ऊपर माइक्रोस्कोप रख लिया और पॉलन ग्रेन के एक पार्टिकल को अब वो देख रहे थे, उसको मूवमेंट को जो होता है वो नोटिस कर, और वो अच्छी तरीके से उसको देख रहे थे। समझ में आई बात? क्या था उनका एक्सपेरिमेंट? कुछ इस तरह का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। समझ में आ गया होगा सबको, बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखें क्या क्या चर्चा हो रही है। इनविजिबल मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर विच कंटिन्यूस था। ओके सर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। बिल्कुल सही सर। एक रॉबर्ट ब्राउन है जो न्यूक्लियस, हार्ड न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी किसी ने किया था, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। ठीक है, हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, बायो वाले टीचर से पूछ लीजिएगा। ओके यस सर, सब क्लियर है, बढ़िया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप को लेकर उन्होंने अब केवल एक पॉलन ग्रेन के पार्टिकल को फोकस कर दिया और उसके मूवमेंट को वो देख रहे थे। ऑब्जर्वेशन उनको क्या देखने को मिलता है? ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया था। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके 3 या 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन उनको क्या दिखता है, उनको लगा कि जो पॉलन ग्रेन का पार्टिकल है वो वाटर के सरफेस पर ठीक वैसे ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। पर उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि जो पॉलन ग्रेन का पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं है, वो मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है? रैंडमली मूव कर रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर दिशा में मूव नहीं कर रहा है, वो रैंडम मूवमेंट को वो शो कर रहा है। तो जब उन्होंने ऐसा देखा उनको चीज़ें क्लियर होने लगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या हो जाएगा, ये लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन करके लिखिएगा। लिखिएगा ऑन सीइंग थ्रू, ऑन सीइंग, SEEING, ऑन सीइंग थ्रू, ऑन सीइंग थ्रू माइक्रोस्कोप, ऑन सीइंग थ्रू माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट ब्राउन observed that Robert Brown observed that Robert Brown observed that pollen grain particle is moving continuously, is moving continuously in zigzag path, in zigzag path, moving continuously in a zigzag path। ये ऑब्जर्वेशन था कि जैसे कि यहाँ पर एक पॉलन ग्रेन का पार्टिकल है, तो ये पॉलन ग्रेन का पार्टिकल कुछ देर तक यहाँ पे गया, डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर गया, फिर डायरेक्शन चेंज किया, फिर गया, फिर डायरेक्शन चेंज किया। इस तरीके से बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है और चेंज करते करते ये एक जिग जैग पाथ को क्या कर रहा है, दिस इज द जिग जैग पाथ ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जिग जैग पाथ, पीजी मतलब पॉलन ग्रेन। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन पार्ट भी कर लिया कि जो पॉलन ग्रेन है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं है, वो
मूव कर रहा है और लगातार अपने मूवमेंट को चेंज कर रहा है, अपने पाथ को चेंज कर रहा है, एक जिगजैग पाथ को, जिगजैग का मतलब क्या होगा, रैंडम, रैंडम पाथ को ये फॉलो कर रहा है। और इसी जिगजैग पाथ को और रैंडम पाथ को उन्होंने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन on seeing through microscope. Very good. Sir, we can also write that pollen grain particle is randomly moving. बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा अक्षय, लिख सकते हैं। ये तो आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी चला जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आप कर रहे हैं। द zigzag movement of pollen particle, Brownian motion, ठीक है, एकदम सही, बढ़िया बच्चे, एकदम सही सही बता रहे हैं, सबको समझ में आ गया। दैट इज द केस ऑफ ब्राउनियन मोशन, दैट इज द केस ऑफ ब्राउनियन मोशन। सारी बातों को नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं आपको, प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग। चलिए, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा चीजों को, ओके, बढ़िया। ब्राउनियन मोशन लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा, ब्राउनियन मोशन क्या होता है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन। इट इज रैंडम जिगजैग और हैफेजर्ड मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैसियस मीडियम। दिस इज द स्टैंडर्ड एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन में सॉलिड पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और मूवमेंट कैसा होता है, जिगजैग, या इसी का दूसरा नाम है हैफेजर्ड। हैफेजर्ड का मतलब होता है जिगजैग। अगर कहीं पर हैफेजर्ड लिखा हुआ मिल गया तो उसको देखिए घबराइएगा मत, हैफेजर्ड का मतलब होता है जिगजैग, आड़ा तिरछा। तो रैंडम होता है, रैंडम मतलब कि कोई भी दिशा फिक्स नहीं है, कहीं पे भी ये मूव कर सकता है। मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल का ब्राउनियन मोशन होता है। और इस सॉलिड पार्टिकल का ब्राउनियन मोशन शो करने के लिए हमें मीडियम चाहिए। मीडियम दो तरह का हो सकता है, या तो लिक्विड मीडियम हो सकता है या तो गैसियस मीडियम हो सकता है। गैसियस मीडियम में भी हमें ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है, यानी कि केवल लिक्विड मीडियम में मिलता है। पढ़नी है, पॉलन ग्रेन को वाटर में ऐड करने पर, स्प्रिंकल करने पे ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे जो देखने को मिलता है हमें गैसियस मीडियम में भी देखने को मिलता है, हम उसको आपको बताएंगे, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन, नोट इट डाउन, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। दोनों में से कुछ भी बोलिए, या तो मोशन बोलिए या तो मूवमेंट बोलिए, सब सही है। नोट कर लिया। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, सबको बात क्लियर है। अच्छा, कोई डाउट है तो पूछिए। सर, वाटर में कुछ डालते हैं तो वो मटेरियल कुछ टाइम के लिए मूव करता है, क्या डालें आपने वाटर में, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। वाटर में क्या डाल दिया, सिक्का डाल दिया तो मूव नहीं करेगा। अब देखिए, वाटर में कुछ पार्टिकल कुछ देर के लिए अपने आप मूव करता है, तो ये इसका एक और इफेक्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट है, जैसे कि पानी में कुछ डालिए तो उसमें पानी जो होता है वो रिपल करने लगता है, तो उसकी वजह से भी पार्टिकल अपने आप मूव करता है।
तो वो हम लोग ब्राउनियन मोशन में ऐड नहीं करेंगे, वो रिपल इफेक्ट की वजह से होता है। आप नदी पे कुछ डाल दीजिए, बॉल डाल दीजिए प्लास्टिक की, और नदी की एक तरफ जो है आपको क्या करिए, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें आप ईटा डाल दीजिए, वहाँ पे रिपल होने लगता है, पार्टिकल जो है मूव करने लगता है। दैट इज नॉट द ब्राउनियन मोशन। ये देखिए, दैट इज द ब्राउनियन मूवमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। जो येलो कलर का जो पार्टिकल है वो आप पोलन ग्रेन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, और जो ढेर सारे ब्लैक कलर के जो पार्टिकल हैं वो असल में वाटर का पार्टिकल है। क्या बेटा, वाटर का पार्टिकल है। और देखिए वहां पर एक जिगजैग पाथ को शो कर रहा है। जो आपका पोलन ग्रेन का पार्टिकल है वो सीधा नहीं जा रहा है, अपने पाथ को बार बार चेंज कर रहा है, एक जिगजैग पाथ को ये फॉलो कर रहा है। दिस इज द GIF ऑफ पोलन। जी याद बोल रहे हैं कि सर वाई जैपनीज कॉइन डाइव इन वाटर, ये जैपनीज कॉइन क्या होता है, हम पहली बार सुन रहे हैं। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए, ये जैपनीज कॉइन होता क्या है, हम पहली बार सुन। तो समझ में आ गया होगा, दिस इज द ब्राउनियन मोशन। एक अच्छी तरीके से एक GIF जो है, एक पिक्चर जो है ब्राउनियन मोशन को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही दक्ष। असल में जो पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट होता है वो अपने से नहीं होता है, पॉलन ग्रेन को मूव कराया जाता है। और कौन पॉलन ग्रेन को मूव करा रहा है, वाटर का पार्टिकल मूव करा रहा है। जो हमने, अच्छा अब देखिए यहाँ पे दो चीजें बन सकती है। पहला ये हो सकता है कि हम लोग ये सपोज करें कि वाटर जो है वो पार्टिकल नेचर का नहीं है, वाटर जो है केवल एक सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पूरा का पूरा वाटर सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता, तो इस सिंगल पार्टिकल के ऊपर जो हमने पोलन ग्रेन स्प्रिंकल किया होता वो अपने पोजीशन से थोड़ा सा भी नहीं हिलता, वो वैसे की वैसे ही रहता। पोलन ग्रेन इस वजह से हिल रहा है, इस वजह से ब्राउनियन मोशन को शो कर रहा है, क्योंकि वाटर जो है वो ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ है। वाटर क्या है बेटा, ढेर सारे पार्टिकल का बना हुआ है, और ये वाटर का ढेर सारा पार्टिकल अपने में ही मूव कर रहा है। सारे के सारे वाटर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपने में ही मूव कर रहे हैं। और क्योंकि वाटर का पार्टिकल अपने में ही मूव कर रहा है, तो इसी वजह से पोलन ग्रेन का पार्टिकल भी अब मूव कर रहा है, क्योंकि हमने पोलन ग्रेन को स्प्रिंकल किया, एक पोलन ग्रेन को स्टडी कर रहे हैं, तो पोलन ग्रेन से आकर कोई वाटर पार्टिकल टकराया, तो जैसे ही वाटर पार्टिकल पोलन ग्रेन से टकराया तो इसको क्या करेगा, मूव कराएगा। अब ये पोलन ग्रेन अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, तो दूसरी तरफ से कोई और वाटर का पार्टिकल आके इससे टकराया, और टकराने के बाद क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से बार बार कोई वाटर का पार्टिकल टकरा रहा है, और बार बार पोलन ग्रेन का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रैंडम जिगजैग हैफर्ड मोशन को ये शो कर रहा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। नोट कर लीजिएगा। वंदना बात करेंगे इसके बारे में, तो लिखिएगा, pollen grain movement is due to, pollen grain movement is due to continuous collision, continuous collision with, continuous collision with different water particle, different water particle. Pollen grain movement is due to continuous collision
with a different water particle, with a different water particle, which shows that water is made of, which shows that water is a particle in nature, shows that water is a particle in, waटर क्या है बेटा, पार्टिकल नेचर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अच्छा, वंदना बोल रहे हैं कि ब्रोनियन मोशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही, ब्रोनियन मोशन जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है या टेम्परेचर घटाने पर घटता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, जब टेम्परेचर पर हम लोग आएंगे तब हम लोग उसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये आपने लिख लिया, समझ लिया। कंक्लूजन फ्रॉम ब्राउनियन मोमेंट मैंने आपको अभी भी बताया, वही है ब्राउनियन मोमेंट का कंक्लूजन कि pollen grain particle is moving due to continuous collision with water particle which proves that water is a particle in nature। ये अभी मैंने आपको बता दिया। मैटर इज, अच्छा एक और कुछ चीज़ों को और नोट कर लीजिएगा कि ब्राउनियन मोशन का दो चीज़ें हम समझ में आता है कि मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नोट कर लीजिएगा ये दो बातें। पहला कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, और दूसरा जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है बेटा, जैसे कि अगर हम सॉलिड के पार्टिकल को देखें तो वो मूव नहीं करता है, वो वाइब्रेट करता है। और नॉर्मली मैटर का पार्टिकल मूव करना चाहता है, चाहे वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या फिर गैस का हो। लिक्विड और गैस का तो मूव कर जाता है, पर सॉलिड का मूव नहीं करता है, वो वाइब्रेट ही कर जाता है। That is the conclusion from the Brownian movement, the motion. Note it down please। जल्दी से, ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो रहा है, आज के लेक्चर को भी हमें यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो कंक्लूजन है ये केवल ब्राउनियन मोशन का कंक्लूजन नहीं है, ये सारे के सारे एविडेंसेस का कंक्लूजन है। जो सॉलिड इन लिक्विड का डिसॉल्विंग था वहां पे भी सेम कंक्लूजन है कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है, पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, तभी तो डिसॉल्विंग पार्ट होता है। मिक्सिंग ऑफ गैस में भी सेम कंक्लूजन है कि गैस जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, तभी तो गैस की मिक्सिंग होती है। और ब्राउनियन मोशन में भी सेम दो कंक्लूजन है, सब कुछ सेम है। ठीक है, एक होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क ये है, कैन यू थिंक ऑफ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन। क्या आप एक और एग्जाम्पल ब्राउनियन मोशन का सोच सकते हो जहाँ पे आपको एकदम अच्छे से ब्राउनियन मोशन दिखता है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको सोच के नेक्स्ट क्लास में आइएगा, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने अगले क्लास को। सवाल लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए बच्चा, ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो गया है, क्लास को ख़त्म करना है, एक नई क्लास को स्टार्ट करना है। बिल्कुल सुधीर, कर देंगे। ठीक है, आपको एक और एग्जाम्पल सोचना है जहाँ पे आप ब्राउनियन मोशन को शो कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल फ्रॉम दी टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज के लेक्चर में हमने सारे के सारे एविडेंसेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। पार्ट कंप्लीट हो गया, एक पोर्शन एविडेंसेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास में हम कुछ और चीज़ों को जानेंगे, मैटर से जुड़ी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। बाय बाय।